गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग क्रेश को स्टार्ट करेंगे, जिसके ये पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से हम लोग संख्या देख लेते हैं। तो संख्या जो होती है वो दो तरह की होती है। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। यहाँ पे हम लिख के दिखा रहे हैं आप लोगों को, जैसे यहाँ पे संख्या है। संख्याएं जो होती है वो दो तरह की होती है। पहला होता है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और दूसरी जो होती है काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। संख्या कितने तरह की होती है? तो संख्याएं दो तरह की होती है। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, जो कि यहाँ पे दिया है। काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग को अगली क्लास में 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्या है, उसको पहले समझ लेते हैं अच्छा से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ठुपाई हम घिस दिया। वास्तविक संख्या में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है, ओके। इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या, और इसके बाद आता है आपका आपका आ जाता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक आ जाता है। और इसके बाद आपका आता है आपका चौथा नंबर हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और छठा जो नंबर हो जाएगा पांचवा नंबर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो वह गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हो जाता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाता है? ये इन्फिनेटिव तक जाता है, यानी इसका अंत नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग पूर्ण संख्या समझते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि जब प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम लोग शून्य शामिल कर देते हैं, तो ये हमारा जो समूह प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? तो पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये भी डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? इन्फिनेटिव तक जाएगा, ठीक है। यानी कि इस समूह में जब हम लोग शून्य शामिल कर दिए तो जो समूह प्राप्त हुआ कौन सा हो रहा है? तो पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त हो रहा है, ओके। फिर देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या हो जाता है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाता है। जिससे वो 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ करके ऐसे आगे तक प्लस तक बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? इधर -2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, ऐसे करके इधर माइनस की तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये जो समूह हो रहा है किसका समूह हो रहा है? तो पूर्णांक संख्या का समूह हो रहा है, ओके। फिर देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को समझिए। तो देखिए परिमेय संख्या डिफिनीशन ये बोलता है कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो, किस रूप में हो? p/q के रूप में, या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। जिसे p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 होता है। समझिए फिर से, वह संख्या जो p/q के रूप में हो या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या, ओके। तो परिमेय संख्या के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 5। तो देखिए 5 जो है p/q के रूप में तो नहीं है, लेकिन इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये भी परिमेय संख्या। 5 जो है क्या कहलाएगा? तो परिमेय संख्या। फिर देखिए यहाँ पे 2/3, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे 4/5, ये भी क्या है? परिमेय संख्या, ओके। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है कि अभाज्य संख्या हम लोग पढ़े हैं, ये प्राकृतिक संख्या में मिलता है अभाज्य संख्या पढ़ने के लिए। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, ओके। तो अपरिमेय संख्या है तो आपका ऐसा होता है कि अपरिमेय संख्या, जैसे अपरिमेय संख्या सबसे छोटा कौन है? तो 2 है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 3 के बाद क्या आता है? 5 आता है। 5 के बाद क्या आता है? 7 आता है। 7 के बाद 11 आता है, ठीक। ऐसे करके आपका ये होता है आपका क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या में जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रूट लगा देते हैं। जैसे रूट सब में रूट लगा दिए हम लोग, ठीक है। अंडर रूट कर दिए सबको। तो ये जो संख्या हो रहा है, ये जो √2, √3, √5, √7,
एंड √11, ठीक है। तो ये सब के क्या कहलाते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि अभाज्य संख्या को जब हम लोग रूट के अंदर डाल देते हैं तो हमारे जो संख्या प्राप्त होता है कौन सा संख्या प्राप्त होता है, तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ओके, फिर देखिए और जो एक तो क्वेश्चन है इसमें हम हमेशा पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि पाई बताइए, पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमेशा क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ओके, पाई कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन के ये में भी है, ठीक है। फिर अब इस यहाँ पे पूछ देगा π/2 बताइए, π/2 कौन सी संख्या है, तो ये भी कौन सी हो जाएगी, तो अपरिमेय संख्या ही होगी। ओके, फिर चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे, फिर ऐसे करते हैं अपरिमेय संख्या के समूह में एक और चीज़ आता है जिसका दशमलव प्रसाद अशांत अनावर्ती होता है, जिसे 0.0100 फिर 1 फिर 000 फिर 1 ऐसे करके जो संख्या आते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसाद अशांत अनावर्ती होता है वो भी हमारा क्या कहलाता है, तो अपरिमेय संख्या ही होती है। ओके, फिर देखिए परिमेय संख्या में एक चीज़ और जानते हैं हम लोग, तो परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसाद अशांत आवर्ती हो, ठीक है। अशांत आवर्ती यानी कि जैसे यहाँ पे 0.333 ये क्या कहलाएगा, इसका दशमलव परसेंट देखिए ये क्या हो रहा है, 3 आता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा इसका दशमलव परसेंट कैसा है, तो अशांत आवर्ती है, ये 3 आ ही रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या आंसर कहलाएगा, तो परिमेय संख्या। तो इस टाइप से दे देगा, जैसे 0.3 देके यहाँ पे ऊपर लगा देगा, ठीक है। देख ये पूछ देगा बताइए कौन सी संख्या है, तो क्या बताएंगे, ये परिमेय संख्या। ओके, ये संख्या को पूछेगा कि हाँ बताइए ये कौन सी संख्या है, तो ये इसको हम मारेंगे आपका अपरिमेय संख्या की जगह, सही, ठीक है। पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। π/2 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। संख्याएं जो होती है दो तरह की होती है, पहला होता है वास्तविक, दूसरा होता है काल्पनिक, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के समूह इतने होते हैं, ठीक है। इन सब के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, जिससे 1 2 3 4 ये डॉट कहाँ तक चल जाता है, इन्फिनेटिव तक जाता है। इसके बाद पूर्ण संख्या होता है, तो प्राकृत संख्या के समूह में जब हम लोग शून्य शामिल कर देते हैं तो जो समूह हमें प्राप्त होता है वो कैसा, तो पूर्ण संख्या के समूह प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 करके ये भी डॉट चल जाता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों ही आती है, उसमें उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 करके यहाँ प्लस में गया, इधर माइनस में गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या, तो वह संख्या जो p/q के रूप में हो या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ओके, जैसे देखिए p/q यहाँ 5 हो गया, ये 5 p/q के रूप में नहीं है लेकिन इसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। फिर यहाँ 2/3 ये तो p/q के रूप में है, यहाँ 4/5 ये भी p/q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या है। जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो वो भी क्या कहलाता है, तो परिमेय संख्या ही कहलाता है, ठीक है। और एक चीज़ और आता है, जिसे 0 बताइए, 0 कौन सी संख्या होगी, 0 क्या 0 को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं, जी बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 0/1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 भी हमारे क्या कहलाएगा, तो परिमेय संख्या ही कहलाएगा। ओके, और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे जैसे दिया है, यहाँ पे 4/6 दिया है, ठीक है। तो 4/6 तो ये आपका ये इसको पूछेगा कि बताइए कौन सी संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या है, नो डाउट, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है। तो मानक रूप में ये कैसे आएगा, जब इसमें इसको काट देंगे, पूरा काट देंगे, जैसे यहाँ पे 2 से कटेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब तो ये नहीं कटेगा, यानी कि जो 2/3 जो होगा ये इसका मानक रूप कहलाएगा, ठीक है। तो 2/3 क्या है, ये मानक रूप में ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या है बट मानक रूप में नहीं है। ओके, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आइए देखते हैं ये जो अगले क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 1 से 56 और 2 से 21 का HCF निकाले, ठीक है। HCF निकालना है किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। हम लोग किस विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि और भाग विधि से जानते हैं HCF निकालना, ये शुरू में ही हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या सिखाना है हम लोग को, सीखना है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग को HCF निकालना, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। तो देखिए मान लेते हैं 2 संख्या हमारे पास है, 2 संख्या कौन है, A और B, 2 संख्या हमारे पास है,
ठीक है, जहाँ पे ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए जो है बी से बड़ा है, तो क्या करते हैं हम लोग, बी से जब ए को भाग देते हैं तो ए बराबर जो मिलता है वो कितना मिलता है, तो बी क्यू प्लस आर मिलता है, ठीक है, तो बी क्यू प्लस आर मिलता है, जहाँ पे आर अगर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अब उस वही से एच शेप का लाना लगता है, ठीक है, उसको समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है यही होता है कि ए बराबर क्या हो जाएगा, द बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू जो है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब होता है भागफल, और आर फॉर रिमाइंडर, यानी कि ये हो जाता है शेष। ओके, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर भी दो संख्या दिया है, 156 दिया और 221 दिया, इस दोनों में बड़ा कौन है, तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो इसको हम लोग ए मानेंगे और इसे बी मानेंगे। ओके, फिर चल के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू, दो को संख्या दिया होगा तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो बी इंटू क्यू प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, माना कि ए बराबर कितना 221 तथा बी बराबर कितना है, तो 156 है। तो इसको तो हम लोग मान लिए, चूँकि ए इज़ ग्रेटर देन कितना है, बी है, यानी ए जो है बड़ा है किससे, तो बी से बड़ा है, इसलिए चरण 1 लेंगे। अब यहाँ से हमारा प्रमेय स्टार्ट होता है, यहाँ पे चरण 1 लिखेंगे, ठीक है। चरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, तो ये छोटे वाली संख्या से बड़े वाले को भाग देंगे। ओके, तो 156 जो दिया है इससे भाग देंगे कितना में हम लोग, तो 221 में भाग देंगे। ओके, ये भाग कितने बार में जाएगा, अगर इसको 150 मान लेते हैं तो 150 दूना 300 हो जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, ये 1 बार में ही जाएगा, ठीक है। तो 1 लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, भाग बनाने आता है ना, वैसे ही इसको घटाएंगे। तो देखिए यहाँ 1 में से तो 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक तो RC लेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा आपका 5, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा है, फिर 1 में से 5 नहीं जाएगा, फिर इधर से RC लेंगे तो फिर ये भी 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे 1 बचा है, 1 में से 1 जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शेष कितना आ गया, तो 65 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यह प्रमेय कैसे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 221 बराबर, अब देखिए 221 जो होगा ना किसके बराबर होगा, तो ये बता रहे कि छोटा वाला संख्या यहाँ पे लिखे है ना, यहाँ पे लिखे देखिए ए बराबर जो होता है कितना होता है, तो बी क्यू अब प्लस का आर हो जाता है, ठीक है। तो ए का मान देखिए यहाँ पे ए कौन है, तो यहाँ पे 221 है, तो ए लिख दिए। अब बी के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो बी किसको माने हैं, तो 156 को माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 156 और गुना क्यू को बोले थे कि आपको भागफल है, तो क्यू कितना है यहाँ पे, तो 1 है, तो गुना 1 अब प्लस आर फोर क्या बताए थे, आर यहाँ पे है ना, तो आर फोर रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, तो 65 है, ठीक है। तो यहाँ पे 65 दिखा देंगे, हो गया, ये चीज़ यहाँ पे दिखा दी हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 65 है, रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो जिस संख्या से हम लोग काटते हैं भाग देते हैं वहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो संख्या ही क्या कहलाता है, तो उसका एच शेप कहलाता है। बट यहाँ पे क्या है, तो शेष 0 नहीं आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर चूँकि आर इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए फिर क्या करेंगे, चरण 2 लेंगे, चरण 2, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये लंबा चल जाता है, ठीक ना। तो चरण 2 में क्या होगा, तो फिर 65 से जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना हमारे पास, तो 65 है, इससे क्या भाग देंगे, किस में भाग देंगे, तो जो संख्या जिस संख्या से हम लोग भाग दिए थे उस संख्या में भाग देंगे, फिर 156 में। अब ये कितने बार में जाएगा, आई थिंक ये जाना चाहिए, अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसको 65 60 मानते हैं, तो 36 18 180 हो जाएगा, ठीक है, अगर 3 बार में लेके जाते हैं, तो इसलिए इसको 2 बार में ही लेके जाएंगे। तो 2 बार में लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना के 10 के 0, हाथ में हुआ 1 और 2 और 6 में गुना करते तो 2 6 के 12, एक हारसिन था तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 6 और ये आपका आएगा 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना 0 नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखे है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो हर एक चीज़ में हर एक मैंने यहाँ पे ये जो ये भाग देने के बाद ये चीज़ लिखना है, ठीक है।
तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं EDL, यानी कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यहाँ पे से इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ताकि जगह बचा रहे हम लोग के पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो जिससे भाग दिए वही लिखेंगे 156 बराबर आपका बी का मान पे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बी है ना, यहाँ बी क्यू, यहाँ पे बी किसको हम लोग मानेंगे, बी मानेंगे जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है। भाग कौन है यहाँ पे, ई से भाग दे रहे हैं ना, यहाँ पे छोटा वाला संख्या ये है ना 65, तो 65 ही लिखेंगे, ठीक है। और गुना ये भागफल कितना है 2, और यहाँ पे शेष कितना है 26 है। देखिए हर एक चीज़ में क्या होता है, तो यहाँ बी का मान बदलता है, बी और यहाँ पे सबका मान तो लगभग बदलता ही है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 156 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ 65 था, तो यहाँ पे क्या है फिर 65 आ गया, ठीक है। ये जो रिमाइंडर यहाँ से बचा था वो वाला यहाँ पे आ जाता है। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे समझिए, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसको लिखेंगे, फिर ये भागफल लिखेंगे और फिर रिमाइंडर को जोड़ देंगे, ओके। चलिए, तो इसे हम मिटा रहे हैं, इसका कोई काम नहीं। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूँकि R इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो फिर आगे हम लोग लेंगे, फिर एक स्टेप बढ़ेंगे, स्टेप लिखेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में लिखना हो तो चरण लिखेंगे, ठीक है। तो चरण 3, तो चरण 3 में हम लोग क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर हमारे पास कितना है 26 है ना, तो 26 से भाग देंगे जिससे हम लोग भाग दिए थे। तो भाग किस किस से दिए थे, तो 65 से दिए थे, ये वाला संख्या से दिए थे ना भाग, तो फिर 65 में हम लोग भाग देंगे। तो 65 अब कितना जाएगा, तो 26 दूना कितना होता है 52, 2 बार में चल जाएगा, 26 दूना आपका हो गया 52। अब यहाँ से 1 हटेगा तो कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है, 0 नहीं आया। फिर लिखेंगे यूक्लिड, जो इसलिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा बराबर कितना से कितना हो जाएगा, तो 65 इक्वल टू हो जाएगा आपका 226 इंटू 2 + 13, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा, यानी कि ये वाला गुना ये वाला प्लस में ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे चूँकि R इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो R इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर चरण आगे लेंगे हम लोग। तो देखिए ये कितने स्टेप में जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप हुआ, इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप का स्पेलिंग समझ लीजिए, स्टेप भी लिख सकते हैं हम लोग STEP, ठीक है, स्टेप 1 ऐसे करके, स्टेप 2 स्टेप 3 करके भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हिंदी में लिखे हैं। तो देखिए फिर हम लोग चरण लेंगे 14, चरण 4, ठीक है। तो चरण 4 में क्या करेंगे, अब जो रिमाइंडर है उसको लेंगे पहले, इससे क्या करेंगे, जिससे हम लोग भाग दे रहे थे उसको भाग देंगे। यहाँ 26 से ही भाग दे रहे थे ना, तो 26 में भाग देंगे। अब कितना हो जाएगा आपका 13 दूना 26 हो जाता है, 2 बार में कट गया, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया ना, 26 में से 26 जाएगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि 0 आएगा, ओके 0 आएगा। यहाँ पे आप लोग काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फिर लिखेंगे इसलिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यहाँ पे से लगा देंगे, ओके। तो यहाँ पे कितना 26 बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 इंटू 2 अब प्लस में कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि R इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है R जो है 0 के बराबर है, ठीक है। इसलिए जो HCF हो जाएगा हमारा, इसलिए HCF ऑफ कितना है, तो 156 और यहाँ पे 221। देखिए ये इसी का ना HCF हम लोग निकाल रहे थे, तो 156 का और कितना का निकाल रहे थे 221 का निकाल रहे थे, तो 156 और यहाँ पे कितना होगा 221। इसके HCF कितना का लाएगा, तो देखिए किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो गया है, तो 13 से हुआ है, 13 से पूरा पूरा कट गया है ना, यहाँ पे 0 आया है शेष, रिमाइंडर में 0 आया है, किससे आया है तो 13 से आया। तो यहाँ जो इसका HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखिए इतना चीज़ करना पड़ता है, ठीक है। इतना चीज़ करने के बाद ही बनता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF, ठीक है। और ऐसा हम लोग तो HCF निकालना जानते ही भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, जो कि बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही कम समय में और कम जगह में बन जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें जगह थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जब तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे
प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग वीडियो सिर्फ देख लेंगे तो देखने से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए हम आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग जब भी अपना नोट्स बनाइएगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ ये क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों के सामने, उसको भी क्या करना है हम लोग को, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही उसका HCF निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए दे रहा है 156 और यहाँ पे 504, ठीक है। ये दोनों का HCF निकालना है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो दूसरा है 175 एंड 250, ठीक है। इसका क्या करना है हम लोग को, HCF निकालना है। किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ओके। आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। करता हूँ आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लोग पढ़ते रहे और नोट्स बनाते रहे।